Hello everyone, welcome to my channel Education, Life and Health. In last video we have covered few topics of chapter crop production and management, and in this chapter we will start our topics starting from sowing of seeds. First we have to know what is sowing. Sowing means प्लेसिंग द सीड्स इन द सॉइल। जब हम अपने सीड्स को हमारे फील्ड में या हमारी सॉइल में प्रॉपर प्लेस पर डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सोइंग। ओके, सोइंग करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो होता है, एक तो हमारे जो सीड्स होते हैं वो हमारे फील्ड में प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए। सपोज ये हमारा फील्ड है, तो अब हमने जो सीड्स लिए हैं वो हमारे प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए। मीन्स ना तो वो बहुत ज़्यादा पास हो और ना ही बहुत ज़्यादा दूर हो, उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी ज़रूरी होती है। नाउ सेकंड थिंग इज़ कि जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीप होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा शैलो होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डीप या शैलो होते हैं तो क्रॉप जो होती है वो हमारी अच्छी नहीं हो पाती है। नाउ the first step of sowing the seeds is selection of good quality seeds. हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं? हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मीन्स उसके लिए हमें काम करना होता है। एक हमें बीकर लेना होता है। जब हम सोइंग सिलेक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली तो हम बकेट या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए वी हैव टू टेक अ बीकर और उसमें हमें वाटर फिल करना होता है और उसी के साथ हमें जो सीड्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं उनको उस वाटर के साथ में मिक्स कर देना होता है। ओके, जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो हमेशा बीकर की बॉटम में डिपॉजिटेड हो जाते हैं और जो भी हमारे बैड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये फ्लोट क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, दे आर लाइटर इन द वेट। ये हॉलो क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या कोई और भी रीज़न हो सकता है कि इनमें मीन्स रोडेंट्स ने खा लिया है या कोई और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें कौन से सीड लेने हैं? जो बॉटम में नीचे डिपॉजिटेड हैं। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप? थर्ड थिंग इज मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स। कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हमें सोइंग करनी होती है? फर्स्ट इज मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग मेथड, सेकंड इज ट्रेडिशनल टूल्स और एंड थर्ड इज सीड ड्रिल। ओके, फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड। देखिए ये मैनुअल मेथड है जिसमें ये जो फार्मर है ये अपने हाथ से सॉइल के अंदर सीड को रख रहा है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि फार्मर के हैंड में सीड होते हैं और वो फ्रीली उनको बिखेरता हुआ चला जाता है। ओके, मीन्स अपने खुद हैंड से सीड्स को बिखेरता रहता है सॉइल के अंदर। नाउ सेकंड थिंग इज ट्रेडिशनल टूल। ये ट्रेडिशनल टूल एक फनल जैसा होता है। ओके, ये फनल जैसा होता है जिससे 2 और 3 पाइप्स अटैच्ड होते हैं और इन 2 और 3 पाइप से होकर के जो सीड हैं वो सॉइल के अंदर पियर्स हो जाते हैं। सीड को हम इस फनल में डालते हैं और ये सीड इस पाइप के थ्रू होते हुए नीचे सॉइल के अंदर पियर्स हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द मॉडर्न मेथड? दैट इज सीड ड्रिल। देखिए ये मशीन होती है जिसमें यहाँ से सीड डाले जाते हैं और ये सीड इन पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ से नीचे सॉइल के अंदर पियर्स हो जाते हैं। इसकी जो बेनिफिट हैं सीड ड्रिल के वो क्या है कि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा पाइप अटैच होते हैं तो बहुत सारे सीड जो हैं वो वन टाइम के अंदर ही हमारी सॉइल के अंदर पियर्स हो जाते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि सीड के बीच में डिस्टेंस हमारी प्रॉपर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि देखिए ये यहाँ से इनके होल से होकर के ये हमारे सीड आते हैं और सॉइल के अंदर पियर्स होते हैं और इनकी जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर है। ओके, तो इसीलिए जो सीड्स सॉइल के अंदर जा रहे हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद ही सॉइल के अंदर पियर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मीन्स हमने सीड को एक नर्सरी में ग्रो किया और उसको कुछ टाइम के बाद जब हमारे सीडलिंग ग्रो हो गए
तो 15 या 20 डेज़ के बाद में हमने उसको अनदर फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है वो स्पेशली पैडी, टोमेटो, अनियन, चिली और ब्रिंजल के लिए यूज़ होता है। नाउ थर्ड थिंग इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। हम कैसे मेंटेन करते हैं प्रॉपर क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर, क्योंकि जब हम हमारे फील्ड में हम ईयर बाय ईयर उसमें क्रॉप हम उगाते जाते हैं तो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे बैलेंस करते हैं सॉइल के अंदर वो हमें देखना है। फर्स्ट मेथड है हमारा नेचुरल मेथड टू स्टोर सॉइल फर्टिलिटी। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है, इसमें पहला स्टेप है आपका, जो पहला मेथड है वो है फैलोइंग। फैलोइंग में क्या होता है कि एक सपोज ये आपका फील्ड है, तो इसमें आपने 1 ईयर के लिए मीन्स आपने फर्स्ट ईयर में इसे यूज़ किया और इसके अंदर कोई क्रॉप उगाई। ओके, नाउ सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए आपने इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया, मीन्स आपने इसमें कोई भी सीड सोइंग नहीं की। इसके अंदर जितने भी प्लांट होते हैं वो एक टाइम के बाद में डेड हो जाते हैं, ठीक है, या आप उनको प्लो बैक कर देते हैं फील्ड के अंदर ही। और उन प्लांट्स के रिमेन्स के ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं, तो जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी सॉइल के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं और हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी बनी रहती है। नाउ सेकंड थिंग इज क्रॉप रोटेशन। मीन्स हमारा ये फील्ड है और इसमें हमने फर्स्ट ईयर में ग्रो किया वीट या बार्ले और सेकेंड ईयर में हमने इसमें ग्रो किया लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये नोड्यूल्स बनी होती हैं, ये छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं और इस नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन, जो हमारी नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देता है। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मीन्स जल में घुलनशील होते हैं। तो इनको जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की प्रॉपर क्वांटिटी बनी रहती है। ओके, प्लांट्स को सॉइल के अंदर दोबारा से फ्लो बैक किया जाता है, तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन थी वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है और सॉइल के अंदर भी नाइट्रोजन की क्वांटिटी मेंटेन रहती है। तो ये आपकी बेनिफिट है क्रॉप रोटेशन का। क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक आपने कोई भी क्रॉप ली और उसके साथ में आपने एक लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो किया, मीन्स लेग्यूमिनस सीड जो प्लांट है उनको ग्रो किया। तो इसके लिए आप कॉटन के साथ ग्राउंडनट को ग्रो कर सकते हैं, पी या सोयाबीन के साथ में वीट या राइस को भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर बनाए रखने के लिए। मैन्योर बने होते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट से। जब प्लांट और एनिमल वेस्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करते हैं तो ये प्लांट और एनिमल वेस्ट डिकम्पोज होता है और इन डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल वेस्ट के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे सॉइल के साथ में मिक्स हो जाते हैं। ओके, और इस तरीके से हमारी जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। इसमें फर्स्ट होता है कंपोस्ट, और कंपोस्ट बनता है हमारा बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा, फेशियल मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सीवेज वेस्ट, वीड्स, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा इन अ कंपोस्ट पिट। तो जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। और जब ये कंपोस्टिंग वर्म्स की हेल्प से बनाई जाती है, मीन्स रेड वर्म्स की हेल्प से ये कंपोस्ट बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्मी करते हैं। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, लेकिन इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ सेकंड
टाइप इज ऑफ ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि आप किसी फील्ड के अंदर सस्बेनिया या सनहम को ग्रो करेंगे, फिर उसको प्लो बैक करेंगे उसी फील्ड में, मीन्स उस आपने ग्रो किया सस्बेनिया या सनहम को, और उसी फील्ड में आपने उनको प्लो बैक कर दिया। ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके सस्बेनिया और सनहम में प्रेजेंट हैं वो दोबारा से आपकी सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। इनका बेनिफिट है कि ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं और जो सॉइल इरोजन है या लीचिंग है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं इन द फैक्ट्रीज एंड दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो नेचुरली मेड नहीं होते, ये केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम से बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं, मीन्स दे आर रिच इन NPK. Okay. Fertilizers are of 4 types: nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizers, potassic fertilizers, and complex fertilizers. Example of nitrogenous fertilizers is urea, ammonium sulfate, sodium nitrate. Now second is phosphatic fertilizers. Example superphosphate and ammonium phosphate. Potassic fertilizers. Example is potash, potassium sulfate. Now fourth is complex fertilizers and its example is nitrophosphate, ammonium phosphate. Clear? Now what are the harms of fertilizers? इनके बहुत ज़्यादा हार्म है। अगर आप फर्टिलाइजर्स को एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद में आपकी जो सॉइल होती है वो बैरन होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स बंजर होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर से फर्टिलिटी कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर अमाउंट में ही आपको फील्ड में यूज़ करना है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपनी सॉइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी क्रॉप हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। 1 or 2 years के लिए इट कुड बी इफेक्टिव, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल नोटिस कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उसमें चाहे आप फिर कितना ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ सेकेंड हार्म इज ये सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो सॉइल और उसमें प्रेजेंट जितना भी वाटर है, मीन्स जितना भी वाटर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी फील्ड में वो सारा पॉल्यूट हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? फर्स्ट थिंग इज़ जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट से बने होते हैं और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं। मैन्योर किसी कंपोस्ट पिट में बनाए जाते हैं, ओके, किसी ओपन एरिया में या फिर आपके किसी फील्ड में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स आर ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज और कंपनीज। नाउ जो मैन्योर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस रिच होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स कोई भी ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं सॉइल के अंदर। मैन्योर के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इनके अंदर NPK नहीं होता, जबकि फर्टिलाइजर्स के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जबकि फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो मैन्योर होते हैं वो इतने कॉस्टली नहीं होते, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम शो कर सकते हैं कि कैसे हमारे फर्टिलाइजर्स या मैन्योर प्लांट ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं या फिर यूज़फुल हैं। हमें इसमें 3 पॉट लेने हैं, ओके। सबसे पहले हमने एक पॉट लिया, उसके अंदर हमने सीड्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। जब हमारे सीडलिंग बन गए, ओके, थोड़ा सा हमारा सीड ग्रो हो गया तो उस सीडलिंग को हमने इस पॉट में लगाया, ठीक है। इन तीनों पॉट में हमें लगाना है, उसी प्लेस के सीडलिंग को हमें इन 3 पॉट में लगाना है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें जो भी हम सॉइल मिक्स करेंगे, इस पॉट के लिए हम जो सॉइल यूज़ करेंगे उसमें हमें
फर्स्ट के लिए मैन्योर ऐड करना है सॉइल के साथ में, सेकंड पॉट में हमें सॉइल के साथ में फर्टिलाइज़र को ऐड करना है, और थर्ड पॉट में हमें सॉइल के साथ में कुछ भी ऐड नहीं करना। जब कुछ डेज के बाद में आप नोटिस करेंगे कि जिस पॉट में हमने मैन्योर मिलाया था सॉइल के साथ उसने ग्रोथ की, ठीक है। सेकंड, जिस पॉट में हमने सॉइल के साथ में फर्टिलाइज़र ऐड किया था उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की, लेकिन जो थर्ड हमारा पॉट था जिसमें हमने कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया था, उस सीडलिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी कंपेयरिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड पॉट। तो इससे शो होता है कि जो मैन्योर है उससे हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन सबसे अच्छी होती है हमारी फर्टिलाइज़र से। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से आप ये नहीं सोचिएगा कि आपका जो मैन्योर है वो उतने अच्छे नहीं होते। बस एक प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपके प्लांट ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन आप जब एक्सेस में फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट जो होते हैं वो बिल्कुल जल से जाते हैं, उनकी लीफ येलो हो जाती हैं, ओके, ब्राउन हो जाती हैं, और आपका प्लांट भी आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट योर प्लांट गेट डेड ऑल्सो। Thanks for watching my video, all of you. If you liked my video, then like it and share it and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the information of the new videos on time. So we will complete the remaining topics of this chapter in the next video. So we will meet soon.